हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC और हम शुरू करेंगे मिडवल इंडिया। तो मिडवल इंडिया पढ़ने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि आई थिंक आप सब लोग कॉलेज करके आए होंगे, जितनी तैयारी करने आए होंगे SSC CGL या IAS की। तो कॉलेज में क्या होता है, जब फर्स्ट ईयर में हम जाते हैं ना तो हम शेर होते हैं, लेकिन जैसे सेकेंड ईयर आता है थोड़ा कम जाते हैं, थर्ड ईयर में थोड़ा और कम जाते हैं और फोर्थ ईयर में सबसे कट जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे चार प्रस्थ हैं, वानप्रस्थ, कि हमारा ब्रह्मचर्य होना चाहिए, फिर गृहस्थ होना चाहिए, वानप्रस्थ होना चाहिए और संन्यास होना चाहिए, ये फीलिंग उस समय आती है कि हाँ फर्स्ट ईयर में लगता है कॉलेज सारा अपना है, लेकिन फोर्थ ईयर में लगता है कि नहीं यार, मेरी तरह और लोग आएंगे यहाँ पे, पढ़ेंगे और चले जाएंगे। सेम कहानी शुरू होती है मिडवल इंडिया के साथ। दोस्तों मिडवल इंडिया में क्या होता है, इसके पहले तो हल्का सा 1 मिनट का एंशिएंट इंडिया डालते हैं कि आपको पता होगा कि हाँ यहाँ पे हड़प्पन आए, हड़प्पन की सिटी बहुत अच्छी थी, हड़प्पन दिक्कत आई, हड़प्पन खत्म हो गया। उसके बाद आपका मौर्य आया, गुप्ता आए, ये सबने एक बड़ा बड़ा सा किंगडम बनाया, लेकिन सबका एक दिन ना एक दिन अंत हुआ और अंत होता है। ओके, तो इसी में क्या था कि जब गुप्ता पीरियड हमारा खत्म हो रहा था, एक बहुत अच्छा पीरियड था, हमारा गोल्डन पीरियड बोलते हैं, तो गुप्ता पीरियड के खत्म होने के साथ क्या हुआ कि वहां से शुरू होता है अर्ली मिडवल। ठीक है, तो उसी की कहानी हम जरा देखेंगे। अर्ली मिडवल में नॉर्थ में क्या चल रहा था, साउथ में क्या चल रहा था, मोटी मोटी पीरियड की यदि बात करें तो गोल्डन पीरियड बोलते हैं, इसलिए नहीं कि सोने का सिक्का बनाया गया था, ना ना ना, गोल्डन पीरियड इसलिए बोलते हैं कि वहां पे लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, इंजीनियरिंग, ये सब का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ था। और बोलोगे सर ये क्या होता है लिटरेचर, आर्ट, कल्चर? भाई लिटरेचर की बात यदि आप करेंगे तो कालिदास इसी पीरियड में आए थे, समझ में आ गया आपको। जीरो का इन्वेंशन इसी पीरियड में हुआ था, और जीरो का इन्वेंशन आर्यभट्ट ने नहीं करा था, किसी अननोन पर्सन ने करा था। ओके, ये आप बात क्लियर रखें। आर्यभट्ट, बाहर मीरा, ये लोग इसी पीरियड में हमारे आए थे। और इस पीरियड का कुछ हमारा रूलर थे। पहली बात तो ये दोस्तों, गुप्ता पीरियड ये एंशिएंट में आप कवर कर चुके होंगे, मैं इसका केवल आपको ब्रीफ दे रहा हूँ। समुद्रगुप्ता जो था किंग था, और इसको इंडियन नेपोलियन बोला जाता था। और चंद्रगुप्त II, जिसका नाम विक्रमादित्य, इसको उपाधि दी गई थी, इसके टाइम में फाहियान इंडिया पे आया था। देखिए जरा फाहियान और हेनसोंग की बात कर रहे थे। देखिए फाहियान है ना, जो हमारा फाहियान है, तो आप देखिए उसके बाद हमारा आएगा हेनसोंग। ठीक है, आप देखो बात ये है कि ये शुरू होता है F से, पहले बात रट्टा मारना है, FGH। तो फाहियान पहले आएगा, ये गुप्ता पीरियड में आएगा, फिर हेनसोंग किसके पीरियड में आएगा, ये आएगा आपके हर्षवर्धन के टाइम में, अभी आगे आएगा। तो आपको याद रखना है कि ये एंशिएंट में आया, ये अर्ली मिडवल में आया। कैसे? ABCD के अकॉर्डिंग। क्यों आया, हेनसोंग क्यों आ गया, इसको क्या जरूरत पड़ी थी? क्योंकि जब फाहियान साहब आए थे ना विक्रमादित्य के टाइम में, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी थी इंडिया में, जैसे कि वहां पे रॉबरी भी होती थी उस समय पे, लेकिन रॉबरी उनकी बुक में नहीं मिलती है फाहियान साहब की, लेकिन हेनसोंग की बुक को देखें आप तो वहां पे आपको ये मिलती है। कहोगे सर ये बताओ क्या 600 AD में आप जिंदा थे? नहीं यार, जिंदा नहीं था। दिक्कत क्या होती है कि आप देखते होंगे कि सड़क के किनारे क्या क्या होता है कि बड़े बड़े पत्थर गाड़े होते हैं, वहां पे लिखा होता है 50 किलोमीटर दूर ये शहर है, या ये डायरेक्शन है, या कुछ कुछ बुकें होती हैं। तो इन बुक का आधार मानकर, इन्हीं से नॉलेज लेकर हिस्ट्री लिखी जाती है। तो हेनसोंग को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनकी जो बुक है जर्नी टू वेस्ट, ठीक है, तो इन बुक से काफी ज्यादा हिस्टोरियन को मदद मिली है पढ़ने के लिए और हिस्ट्री को लिखने के लिए। तो ये काफी जरूरी हो जाता है इनके बारे में जानना। अब देखिए, आपको इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जीरो का आविष्कार, हाँ, अर्थ सन के अराउंड घूमती है, ये भी बता दिया गया था उस समय। ओके, उसके बाद लूनर एक्लिप्स, कालिदास, ओके, और यही नहीं, सुसूत्रा संहिता, ठीक है, ये बल्कि जो हमारे सुसूत्रा साहब थे, ये हमारे सर्जरी के फादर माने जाते हैं, इन्होंने मेडिसिन पे काफ़ी काम किया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपका, उसके बाद आपका पोजीशन बेस, 10 न्यूमरल सिस्टम, तो इतनी सारी चीज़ें इस सिस्टम में खोजी गई थी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्त, गोल्डन पीरियड बोलते हैं, ना कि गोल्ड है तो गोल्डन, ना, गोल्डन पीरियड इसलिए बोलते हैं।
अब देखिए गुप्ता पीरियड की यदि हम बात करते हैं तो जरा गुप्ता का डिक्लाइन होगा तभी तो आगे बढ़ाएंगे ना, तो गुप्ता की बात देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि गुप्ता का जो राज था, ठीक है, इसने नर्मदा को भी क्रॉस कर लिया था। साउथ की यदि बात करें तो नर्मदा को क्रॉस कर लिया था, ठीक है। और आप यदि इसके वेस्ट पास्ट में देखें तो ये इंडस को भी क्रॉस कर चुके थे और ये आज के बांग्लादेश तक भी फैला हुआ था, टिल जम्मू कश्मीर। तो ये हमारा गुप्ता एम्पायर था जो काफ़ी शक्तिशाली एम्पायर था। लेकिन भाई बताया ना आपको कि आपके कॉलेज वाली कहानी होती है और जिंदगी जो लाइफ इज लाइक अ साइन वेव, यदि आप ऊपर जाएंगे तो नीचे आपको आना पड़ेगा। एक गेंद यदि हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हर एक एम्पायर गिरेंगे, हर एक एम्पायर टूटेंगे। और तोड़ने वाला कौन होता है? कोई दूसरा नहीं, अपने होते हैं। जहां मेरी बेइज्जती की बाजार लगी थी, खरीदार कोई गैर नहीं। तो अपने ही तोड़ते हैं हमेशा। उसका जनरल उसको मारेगा, ठीक है, या बेटा अपने बाप को मारेगा, या जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन है ये लोग एक दूसरे को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आगे आते हैं हम कि देखिए एक हुना ट्राइब्स थी। ये हुना ट्राइब्स बेसिकली अटैक किया। अटैक कहाँ से करेंगे सर? तीन तरफ से तो भारत में पानी है, कहाँ से अटैक कर लेंगे? अटैक करने का एक सबसे सही जगह बताऊँ आपको। देखो आप नॉर्थ ईस्ट से अटैक तो नहीं कर सकते, हिमालय खड़ा है, कैसे आओगे चढ़ के? ठीक है सर। आप दो तरफ देखें तो अरबियन सी है, तीसरी तरफ देखें तो आप बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से अटैक नहीं कर सकते सर। तो क्या करेंगे सर? एक ही जगह बनती है मेरे भाई, हिंदू कुश रीजन जो अफगानिस्तान में है, उसमें एक खैबर पास है, ठीक है। और वहाँ से ये सीधे अटैक होते थे। आज तक जितने भी अटैक हुए हैं, जब हमारी बहुत एडवांस मिलिट्री नहीं थी, तो वहीं से अटैक होते थे हमारा, ठीक है। इसीलिए आईएएस का जो मेंस का सवाल आया था कि हर सारे जितने भी हमारा वार हुआ है पानीपत में ही क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है, पानीपत हरियाणा में है। तो जैसे ये खैबर पास से होकर आएंगे तो इनको वही जगह मिलती है खाली जहाँ पे रोका जा सकता है, अदरवाइज दिल्ली पे कब्जा हो जाएगा। ये गलती करी थी तुगलक साहब ने। वो इसको दौलताबाद चेंज करने के लिए जा रहे थे क्योंकि डेक्कन वाले वहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे थे करने के लिए। ओके, तो आप दोस्त यहाँ देख सकते हैं कि जब हुना ने अटैक किया तो इतना बड़ा एम्पायर जो सिंध के पास भी था, अब ये टूटकर आधा रह चुका है। अब यूपी के मैप की तरह हो चुका है। आपको दिखा आपको? ओके, अब देखिए, अब ये जो गुप्ता एम्पायर इतना बड़ा था और हुना और गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, ये लोग भी वहां पे धीरे धीरे चीजें अपना जमाने लगे थे। दोस्त जो भी सभ्यताएं बनी है कहीं ना कहीं नदी के किनारे बनी है, या तो सिंध नदी के किनारे बनी है या गंगा नदी के किनारे बनी। आज भी जो बड़े बड़े शहर हैं वो कहीं ना कहीं नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। रीजन भी क्योंकि वहाँ पे पीने का पानी, फर्टाइल लैंड, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, इसलिए नदी के किनारे बनती है। अब बोलोगे सर ठीक है नेचर, तब जाने मन ये हुआ कि वहाँ पे एक थनेसर जगह है हरियाणा में। वो थनेसर के एक हमारे हर्षवर्धन के पिताजी थे, उनका नाम है आपका प्रभाकरा वर्धन, ठीक है। ये साहब बोले कि यार हमारा भी किंग होना चाहिए, हमारा भी एक मतलब राज होना चाहिए। तो इन्होंने हुनास के खिलाफ और गुर्जर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, ठीक है। जब इन्होंने युद्ध छेड़ दिया तो युद्ध ये पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन इनके बेटे ने काम करके दिखाया। तो जहां गुप्ता एम्पायर अभी आप देख रहे हैं, अभी हर्षवर्धन का जगह दिखेगी वो, इसीलिए ये कॉलेज है, ये दुनिया भी एक कॉलेज है। आप आए हैं तो जाएंगे, ये होता ही रहा है। क्योंकि यार प्री हिस्ट्री से लेकर आज तक लोग आ रहे हैं, अपनी चीजें बना रहे हैं और चले जा रहे हैं। ये तो कांस्टेंट है ना, ये नहीं चेंज होने वाला। कितना भी आप पोल्यूशन कर लो, ये खत्म नहीं होने वाली अर्थ, आप खत्म हो जाओगे। We are depend on the nature. Nature is not depend on us. दोस्त आगे देखते हैं। अब ये अगला जो हमारा स्लाइड है, इसमें आप देख सकते हैं कि हर्षवर्धन नॉर्थ में है और चालुक्य साउथ में है, ठीक है। कौन है? हर्षवर्धन आपका नॉर्थ में है, बड़ा एम्पायर, और साउथ में चालुक्य सबसे बड़ा एम्पायर है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहीं पे पल्लवास, पांड्यास, चोरा, चेरास, छोटे छोटे किंगडम है। इसमें सबसे बाप आदमी जो है ना चोला है। आगे देखिएगा कहानी चोला क्या काम करता है। अब देखिए दोस्त, नॉर्थ में है
हर्षवर्धन साउथ में है चालुक्य, तो होगा क्या कि वो चाहेगा नॉर्थ वाला कि मैं साउथ पे कैप्चर कर लूं, और साउथ वाले कहेंगे कि मैं नॉर्थ पे कैप्चर कर लूं। तो देखिए दोस्त, हमेशा कोई भी कंट्री को चलानी है या आगे बढ़ाना है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रेड। यदि ट्रेड नहीं हो पाएगी तो इकोनॉमी डेवलप नहीं होगी, और इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी तो इकोनॉमी इक्वल टू एम्पायर, हमारा एम्पायर आगे नहीं बढ़ेगा। तो यही हर्षवर्धन को खटक रहा था। हर्षवर्धन जब नॉर्थ में थे तो इन्होंने बोला कि मैं उत्तर पथ पथी हूं, मतलब लॉर्ड ऑफ नॉर्दर्न पाथ, मैं यहां का लॉर्ड हूं। तो चालुक्य ने बोला कि मैं दक्षिण पाथ पथी हूं, मैं दक्षिण के रास्तों का राजा हूं। हर्षवर्धन ने कहा अच्छा बे, ऐसी बात कर रहे हो यार, मतलब ऐसे ऐसे हो जाएगा। और आप क्लियर डिस्टिंक्शन देख सकते हैं कि वहां पे एक नर्मदा रिवर बह रही है, आगे आएगा अभी आपको। नर्मदा रिवर के उस तरफ, ठीक है, हर्षवर्धन थे, और नर्मदा रिवर के इस तरफ चालुक्य थे। अब हर्षवर्धन को लगा मैं तो भाई इसको लगा दूंगा, चालुक्य को मारूंगा पकड़ पकड़ के, मतलब इसको चढ़ा दूंगा मैं, पता है कोकोनट तोड़वाऊंगा इससे। मैंने बोला ठीक है, इन्होंने तलवार वार लेके खड़े थे। अब हर्षवर्धन ने अटैक कर दिया चालुक्य पे। अब अटैक करने के लिए हमें रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी, एटलीस्ट रिवर तो क्रॉस करनी पड़ेगी ना भाई, नर्मदा रिवर। और जैसे हर्षवर्धन की आर्मी नर्मदा रिवर क्रॉस होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नर्मदा रिवर के चारों तरफ खड़ी हुई और इनको पकड़ के मारी, बहुत मारा हर्षवर्धन को नर्मदा रिवर के जस्ट बाहर। उसके बाद से हर्षवर्धन ने बोला नहीं भैया, नर्मदा रिवर के पार तो जाना ही नहीं है, तो दक्षिण बाउंड्री इन्होंने नर्मदा रिवर बना दी। और हर्षवर्धन एक ऐसा इंसान नहीं था यार, वो इंटेलेक्चुअल था, खूब दान करता था, और वो राइटर भी था। उसने 3 बुकें लिखी है, बहुत काम की बुकें हैं, नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 चीजें इन्होंने लिखी हुई है, ठीक है। और इस देखिए होता क्या है, कोई राजा जब मरता है ना तो पोएट लोग उसकी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। तो एक बाण भट्टा साहब थे, उसके दोस्ती थे, इन्होंने उसकी हर्ष चरिता लिखी हुई है। और हेनसोंग इसी के टाइम पे आया था, बता दिया हेनसोंग क्यों आया था, चाइनीज ट्रेवलर इसी के टाइम पे आया था। और हेनसोंग को लूटा भी गया, चोरों ने पकड़ के लूटा भी खूब इनको। तो इन्होंने अपनी बुक में लिखा कि भाई चोरी भी होती थी, और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी लगा दिया गया था, इवन हाथ काट लेते थे, कैपिटल प्लेसमेंट लगा दिए थे, ये सब चीजें हमारी थी, ठीक है। लेकिन जैसे हर्षवर्धन हमारा मरा, ठीक है, तो ये क्या हुआ, देखिए इसका पीरियड आप देख सकते हैं 606 से 648 एडी। तो ये पूरा जो हर्षवर्धन का एम्पायर था ना, ये डिसइंटीग्रेट हो गया छोटे छोटे राज्यों में, ठीक है। अब ये हो गया, आपको ये कहानी देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लेक्चर मतलब स्लाइड में कि आपको नर्मदा रिवर पूरा मैंने दिखाया। और नर्मदा रिवर कहाँ फ्लो करती है, एक हमारा विंध्या रीजन है और सतपुड़ा रीजन के बीचों बीच होते हुए ये फ्लो करती है हमारी नर्मदा रिवर। सर कहाँ से निकलती है नर्मदा रिवर, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। अब ये हेनसोंग साहब ने ये लिखा अपनी बुक में कि भैया इसके जो रूट से बता दिया ना आपको, हेनसोंग को भी लूटा, ये सेफ नहीं थे और इसके लिए बहुत पनिशमेंट भी दी जाती थी। सीधे सवाल आते हैं, मतलब 1 2 1 2 3 ये सब हमको याद रखना पड़ता है। जरा रत्नावली के बाद में बात कर ले जो हर्षवर्धन साहब ने लिखी थी, तो फर्स्ट टेक्सचुअल डिफरेंस ऑफ होली थी। और इसमें क्या था कि जो प्रिंसेस रत्नावली है और किंग उदयन के बारे में इन्होंने बातें करी है। और 3 बुक की मैंने पूरी लगा दी है, कॉपी भी लगा दी है, चाहे तो आप खरीद भी सकते हैं। तो देखिए प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंदा, सवाल गलत नहीं होने चाहिए, ये कहीं से भी हमें रट्टा लगाना पड़ेगा। आगे आते हैं, देखिए अब हर्षा साहब थे तो रिलीजन भी होना चाहिए कोई ना कोई। तो हर्षा साहब को सबसे अच्छी रिलीजन लगती है बुद्धिज्म की हीनयाना, लेकिन बाद में उन्होंने महायाना एडॉप्ट कर लिया था। अब जरा सर बात करते हैं कि हीनयाना क्या है, महायाना क्या है। भाई देखो हर जगह 2 स्कूल ऑफ थॉट्स मिलेंगे। एक जो बात करेंगे इनर साइड की, और एक बात करेंगे आउटर साइड की। अभी नहीं, आप भक्ति पीरियड में भी जाएंगे तो कबीर बात करेंगे इनर साइड की, वहीं सूरदास बात करेंगे आउटर साइड की। तो हीनयाना जब बात करते हैं ये इनर साइड की बात करते हैं कि हमारा जो भगवान है निराकार है, मतलब ये आइडल वर्शिप में हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है सर। आइडल वर्शिप में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस धंधा चलाने के लिए होता है लोगों का, ठीक है। आउटर साइड में क्या होता है कि लोगों को अट्रैक्ट करना होता है, यहां पे हमेशा अट्रैक्ट करना पड़ता है। आप कोई भी थॉट उठा के देख लें, हर जगह 2 तरह के इनर और आउटर साइड मिलेंगे आपको।
ओके तो ये हीनयाना बेसिकली इनर साइड था, आइडल वर्शिप नहीं करते थे। महायाना इसी का मॉडिफाइड रूप है जिसपे आइडल वर्शिप करते थे, बुद्धिज्म का, मतलब बुद्धा का आइडल बना के वर्शिप करते थे। मतलब वाह्य आडंबर की चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, इनर साइड में वाह्य आडंबर की चीजें इंक्लूड नहीं होती है। और हर्षवर्धन ने क्या बोला था कि देखिए कि स्लॉटर नहीं करना है, किसी भी पशु पक्षी का स्लॉटर नहीं करना है, और सारा इसको फुल फ्लेज इन्होंने बैन कर दिया था। अब जरा हेनसोंग साहब की बोलते हैं जर्नी टू वेस्ट कैसे आए थे। ये बेसिकली खैबर पास होते हुए तक्षशिला, जहाँ पे हमारे गुरु चाणक्य का वो था, जहाँ पे शिक्षा देते थे, वहाँ से ये करते हुए आए थे बेसिकली। और आज भी इन्होंने पता है नाम क्या बोला, एंडो एंडो एंडो, मतलब कि भाई चाइनीज लोग हिंदू नहीं बोल पाते, तो उन्होंने बोला एंडो। तो नेम ऑफ इंडिया वहाँ पे आज भी एंडू के नाम से प्रसिद्ध है, पहले तो था ही, आज भी ऐसे ही लोग प्रिवेल है वहाँ पे, एंडू, हिंदू मतलब एंडू। ओके अब देखिए, आपको बताया रॉबरी भी यहाँ पे होती थी, चंडास भी हुआ करते थे। तो ये सब इंसिडेंट फाहियान जो बताया ना आपको, फाहियान सिंह के टक्कर था हेनसांग फाहियान, दो शेर एक साथ नहीं रह सकते, तो ये भी शेर थे, फाहियान साहब भी और हेनसोंग भी सेम थे। तो ये बेसिकली क्या था, इंसिडेंट ये हमारा कैप्चर नहीं था जो फाहियान साहब लिख के गए थे। और बाना भट्टा साहब जो थे इसके फ्रेंड थे हर्षचरिता के, हर्षवर्धन के फ्रेंड थे जिन्होंने हर्षचरिता लिखा। उसके बाद जो सिमाहा नादा, ये बेसिकली जनरल थे हमारे हर्षा का, और इन्होंने पता है जब नर्मदा क्रॉस कर रहे थे ना, तो इन्होंने एडवाइस नहीं ली थी इनकी, और बहुत मारे गए भाई, कोकोनट पे चढ़ा के मारा, पता है आपको, कोकोनट पे चढ़ा के मारा हर्षवर्धन को, तब से वो कभी आगे नहीं गए। अब देखिए दोस्त, जैसे ही हर्षवर्धन का एम्पायर टूटा, बात ये होती है ना कि जैसे आप सेंट्रलाइज्ड हैं, सेंट्रलाइज होने का मतलब ये होता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं इंडिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान के पास 1971 से पहले ईस्टर्न पाकिस्तान भी था, वेस्टर्न पाकिस्तान भी था। तो जैसे बांग्लादेश में रेवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ, हमने बांग्लादेश को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से क्या हुआ, कुछ ज्यादा नहीं हुआ, रेवेन्यू आधा हो गया, मतलब आपकी पावर हाफ हो गई, 4 भागों में डिवाइड करूंगा और रेवेन्यू आधा हो जाएगा। और इसका लाइव एग्जांपल यदि आप देखेंगे तो आपको टीपू सुल्तान का देख लीजिए, मैसूर, उसको जैसे हराते थे तो इतना ले लिया, हराया इतना ले लिया। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक पावर को कट करना है, जिससे आपकी एम्परर ध्वस्त हो जाएगा। तो ई इक्वल टू ई बहुत सही एग्जांपल है इस चीज के लिए। तो ये जब जैसे ही हमारा हर्षवर्धन का एम्पायर गया, तो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, जहां से खैबर पास, ये खुल गया, और ये परफेक्ट सिचुएशन बना दिया हमारा मुस्लिम को अटैक्स करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अभी तो ये है, इसका अगला लेक्चर इसी कहानी के साथ आगे जाएंगे, तो आप बने रहिए। और अभी आगे देखते हैं कैसे गुर्जर प्रतिहार और ये सब आते हैं, कहानी के रूप में चलेंगे। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।